हेलो, आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मूविंग चार्ज पे लगाए हुए फोर्स के बारे में पढ़ा था। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F = QVB sin थीटा और उसका डायरेक्शन होता है V क्रॉस B की ओर। और इस फोर्स से पैदा होने वाले जो डिफरेंट कंडीशंस थी, जैसे सर्कुलर मोशन, जो इलिप्टिकल मोशन है और उसके एप्लीकेशंस और कई तरह की बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आज हम लोग इस बात पे विचार करें कि जब कोई करंट किसी कंडक्टर में बहता है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट बह रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि चार्ज बह रहा है। तो अगर उस करंट कैरिंग वायर को, उस कंडक्टर को जिसमें करंट है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर भी फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि वो वायर नहीं है, एक चलते हुए चार्जेज की उसका पाथ है। तो फिर आइए उस सिचुएशन पे हम लोग गौर करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। किसके द्वारा? वायर बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि एक मान लीजिए एक इस तरह के वायर के बारे में हम बात करते हैं जिसमें करंट जा रही है। तो ये जब करंट जा रही है तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहां से यहां के बीच में बात करते हैं। ये एक एरिया है, एक पार्ट है उस वायर का। मान लीजिए उसका लेंथ d है, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग जरा डिस्कस करें कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर छोटे छोटे पॉजिटिव चार्जेज हैं, जो वर्चुअल पॉजिटिव चार्जेज हैं, जो मूव कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है करंट के बहने के क्लास में कि करंट का बहना एक्चुअली इलेक्ट्रॉनों का बहना है, और जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो फिर उनके जो वैकेंसीज होती हैं वो पीछे की ओर बढ़ती हैं। तो आप या तो इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट लीजिए, नहीं तो वर्चुअल पॉजिटिव चार्जेज का लीजिए, दोनों मत लीजिए। तो आइए इस जगह पे हम बात करते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं या कुछ वर्चुअल पॉजिटिव चार्जेज चल रहे हैं। एक बात तो आप समझते होंगे कि इलेक्ट्रॉनों के या चार्जेज के ड्रिफ्ट होने की वेलोसिटी Vd लेनी है, क्योंकि उनके अंदर थर्मल वेलोसिटी होती है जो ओवरऑल किसी काम की नहीं है। तो Vd ही लेना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही लेना है, क्योंकि यही वो वेलोसिटी है जिससे एक्चुअली चार्ज फ्लो करते हैं। आइए इसके अंदर एक छोटे से चार्ज के बारे में बात करते हैं, एक चार्ज के बारे में। अगर इस करंट कैरिंग वायर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, पर्टिकुलर एंगल वगैरह इसमें बना दें, बी एंगल में, अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो फिर हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन वन पार्टिकल या वन चार्ज जो है, जो भी है, उसका फॉर्मूला होगा E/V क्रॉस B। Vd क्या है? Vd का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। Vd क्रॉस B किया हुआ है मैंने, E चार्ज लिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का नहीं, उस वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज का लिया हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन का होता तो मैं यहां निगेटिव चार्ज लेता। तो फोर्स ऑन एक चार्ज है Vd क्रॉस B होगा। अब आइए जरा पता करते हैं कि इसके अंदर टोटल कितने चार्जेज हैं, टोटल कितना चार्ज इसके अंदर मौजूद है। इसको पता करने के लिए हमें नंबर ऑफ चार्जेज की जरूरत होगी। कितने नंबर ऑफ चार्जेज हैं? ध्यान दीजिए, अगर नंबर डेंसिटी n है, यानी नंबर ऑफ चार्जेज पर यूनिट वॉल्यूम n है, तो इसमें जब आप AD से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्जेज। ध्यान दीजिएगा, n यानी नंबर ऑफ चार्जेज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसमें जब आप वॉल्यूम से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्जेज। तो NAD है नंबर ऑफ चार्जेज। तो आप देखिए, एक चार्ज पे इतना फोर्स है और इतने चार्जेज हैं, तो टोटल फोर्स कितना हुआ? तो टोटल फोर्स बन गया सब पर NAD E/Vd क्रॉस B। अब यहां ध्यान दीजिए, ये F है, NADE, NAEVD। आपको मालूम है ना, J का फॉर्मूला होता है NEVD, J यानी कि करंट डेंसिटी। इसी को अगर करंट कहें हम तो NEAVD। तो वहां NEAVD दिख रहा है आपको, NEAVD। इन सब में एक ही वेक्टर है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं सीधे I NAEVD I D क्रॉस B, D क्रॉस B। अब ध्यान दीजिए, चूंकि I एक स्केलर है, इसलिए I के साथ ही D जो लिखा हुआ है, डिस्टेंस जो लिखा हुआ है, हमने उसी पे वेक्टर का साइन दे रखा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि करंट
इस डी की ओर ही बढ़ती है, इसलिए हमने आई के ऊपर न देके डी के ऊपर वेक्टर दिया है। और आप यूं भी कह सकते हैं कि आप आई डी, टोटल आई डी के ऊपर में वेक्टर डाल दें। व्हाट इज टोटल आई डी? आई डी सीधा सीधा करंट एलिमेंट है, ये लंबा चौड़ा, इंटू क्रॉस बी। तो आप इसको लिख सकते हैं आई डी क्रॉस बी। इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और रिफाइन कर दें तो हम कह सकेंगे, अब ध्यान दीजिएगा एक बात और, इसको थोड़ा सा रिफाइन करना है ताकि मैथमेटिकल किसी कॉम्प्लेक्सिटी में हम ना फंसे। ये एक स्ट्रेट वायर है। ध्यान दीजिए कि अगर कोई चार्ज Q हो और अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस पे फोर्स कितना लगता है? QE। उसी तरह से अगर छोटा सा करंट एलिमेंट आईडीएल हो और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस पे फोर्स कितना होगा? आईडीएल क्रॉस बी। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मूला है, QE आईडीएल क्रॉस बी। Q है चार्ज, E है फील्ड, ये है करंट एलिमेंट, ये है फील्ड, इसलिए फोर्स ऑन स्मॉल करंट कैरिंग वायर आइडियल क्रॉस बी। इसी आइडियल को ही हमने यहां पे डीएल के बदले में हमने एक लंबा चौड़ा ये स्ट्रेट वायर है इसलिए हमने डी लिखा हुआ है। तो इट्स बेटर टू राइट, इसको अगर और अच्छे तरीके से लिखें तो F इज इक्वल टू होगा आइडियल क्रॉस बी इंटीग्रेशन। इससे क्या पता चलेगा कि हमने करंट एलिमेंट पे फील्ड निकाला और उसको इंटीग्रेट किया तो ये आपको टोटल करंट पे फोर्स मिल जाएगा। एनीवे, हम लोगों ने सीखा कि अगर किसी वायर में करंट बह रही हो तो स्ट्रेट वायर, अगर मान लें उसको हम, अगर अभी हम लोग स्ट्रेट वायर पे डिस्कस कर लें तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट I बह रही है, जिसका लेंथ L है, और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पे लगने वाला फोर्स है IL क्रॉस B, यानी ILB साइन थीटा। फोर्स किधर की ओर होगा? फोर्स L क्रॉस B की ओर होगा। L नहीं कहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हमेशा मैथमेटिकली फंस जाएंगे। L के बदले आप क्या लिखेंगे? IL क्रॉस B, करंट एलिमेंट क्रॉस B, इसलिए फोर्स होगा IL क्रॉस B की ओर। बहुत आसान है। बताइए जरा, ये अगर वायर इधर जा रहा है, करंट इधर बह रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इस पे फोर्स किधर बनेगा? ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा उधर की ओर जाता हुआ करंट, फोर्स ऊपर की ओर है। तो जैसे आपको QB भी आपको समझाया था, राइट हैंड मेथड बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से आप करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं। IL क्रॉस B होगा, या अगर आप इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो ये बेहतर है, आइडियल क्रॉस B होगा। आइए छोटे छोटे एक दो सवाल बना लेते हैं इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर। मान लीजिए कि ये एक वायर है, इस वायर में करंट बह रही है, इसका जो लेंथ है, बहुत लंबा वायर है, बहुत लंबा है वायर, अपनी लंबाई की वजह से ये अक्सर झुक जाता है, नीचे की ओर गिरने लगता है बोझ की वजह से। तो इसमें करंट है इधर की ओर, मान लीजिए करंट I है, इसका जो वजन है, मास है, वो है 5 किलोग्राम पर 2 मीटर। हर 2 मीटर का वजन 5 किलोग्राम है। इस करंट को, जो कि 3 एम्पियर है, इसको हमको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखना है जिसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इतना रहे कम से कम कि ये वायर अपने वजन को बैलेंस कर ले। हाउ मच फील्ड इज रिक्वायर्ड? How much field is required to balance its weight? ठीक, कोई बात नहीं। देखिए 5 किलोग्राम पर 2 मीटर है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आप 2 मीटर के ऊपर ही बात कीजिए। 2 मीटर का एक वायर है तो इसका वजन कितना है? 5 किलोग्राम। तो इसका वेट कितना रहेगा? 50 न्यूटन। ध्यान दीजिए, तो ये 50 न्यूटन वेट नीचे की ओर है। ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा? ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर लगेगी? ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऊपर है, फोर्स ऊपर, हथेली ऊपर जाएगी, करंट उधर जाएगी। इसका मतलब है कि इस तरह से सिचुएशन बन रही है, फोर्स ऊपर, करंट उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें अंदर की ओर देनी पड़ेगी। यानी कि हमें साफ पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड द प्लेन होगी। कितनी होगी? तो ये फोर्स का फॉर्मूला होगा ILB इक्वल टू mg। I हमें मालूम है 3, L भी मालूम है 2, B नहीं मालूम, mg हमें मालूम है 50, इसलिए B का वैल्यू मिल जाएगा 50/6 टेस्ला इनसाइड। बहुत आसान सवाल है, जस्ट फॉर्मूले को याद कराने के लिए हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। इस तरह के आसान सवाल आपको नहीं मिलने वाले। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि करंट कैरिंग वायर पे किस प्रकार से फोर्स निकाला जाए। आइए ध्यान देते हैं, इसी चीज को हम एक अलग तरीके से सोच सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो बहुत लंबे वायर हैं। यहां पे करंट I1 का वायर है और यहां पे करंट I2 का वायर है, वो एक जैसे डायरेक्शन है। और यहां पे भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस मामले में करंट I1 ऊपर है और करंट I2 नीचे है, बीच में डिस्टेंस D है दोनों केस में। आइए जरा डिस्कस करें हम लोग कि ये जो करंट कैरिंग वायर्स हैं इनके बीच फोर्स कितना है। तो ध्यान दीजिए, फोर्स का सीधा साधा फॉर्मूला होगा, इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा और उस करंट के वायर पर उस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकाल लीजिएगा, काम हो जाएगा। आइए लिखते हैं, इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर की ओर होगा, ध्यान दे रहे हैं आप। इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंगूठा करेंगे तो अंदर की ओर। बी कितना होगा? आप जानते हैं μ0 I1/2 पाई d होगा। और इस करंट का अगर हम देखें तो यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा और आप इसको लिख सकते हैं B इक्वल टू μ0 I2/2 पाई d। आप देख सकते हैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में लिख रहा हूं। अब हमको एक बात बताइए कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट रखी गई है तो कितना फोर्स लगेगा? मान लीजिए L लेंथ ले लेते हैं, तो पता करते हैं। फील्ड, करंट, फोर्स अंदर की ओर है, तो फोर्स अंदर की ओर होगा इस साइड में अट्रैक्टिव, कितना? I L B, तो μ0 I1/2 पाई d, यानी फोर्स हुआ μ0/2 पाई I1/I2/d। यहां भी वही हाल होगा, लेकिन पता करें किधर की ओर फोर्स है, हम लोग को यह चीज डिस्कस करनी पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की ओर, हमने बाहर की ओर हाथ निकाला। करंट है ऊपर की ओर, करंट ऊपर कर दिया, फोर्स उधर लग रहा है इस साइड में, यानी यहां भी फोर्स अट्रैक्टिव है। और वो भी कितना होगा? तो ILB यानी μ0/2 पाई I1/I2/d। यानी आप देख रहे हैं कि फोर्स ऑन लेंथ L इतना है, फोर्स ऑन लेंथ L इतना है। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है? फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए आपको सीधे डिवाइड करना पड़ेगा, μ0/2 पाई और लेंथ से डिवाइड लगा देंगे तो I1/I2/d। तो ध्यान दीजिए कि ये जो फॉर्मूला है ये दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच के फोर्स का फॉर्मूला है। ध्यान दीजिएगा कि चार्ज के जैसा नहीं है। चार्ज में क्या था ना कि चार्ज जब एक जैसे होते थे, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते थे। यहां पे उल्टी गंगा बह रही है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो उसमें अट्रैक्शन होगा। और उसी तरह से जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन की करंट में रिपल्शन होता है और सेम डायरेक्शन की करंट में अट्रैक्शन होता है। सो दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच का फोर्स होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ इन फैक्ट बराबर होगा μ0/2 पाई I1/I2/d। ध्यान दीजिए, फोर्स ऑन 1 मीटर ऑफ लेंथ, इस एक्सप्रेशन का एक जगह और इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पे सीबीएसई की परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर वायरों का लेंथ 1 मीटर ले लें, आप 1 मीटर लेंथ पे बात कीजिए, और डी भी 1 मीटर ले लें, वैक्यूम ले लें, अगर करंट दोनों ही एक एक एम्पियर ले लें, सब कुछ 1 एम्पियर मैंने कर लिया। देखिए दोनों में करंट 1 एम्पियर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो 1 मीटर के वायर पे लगने वाला फोर्स है, फोर्स ऑन 1 मीटर इज इक्वल टू होगा μ0/2 पाई 1 × 1/1। तो μ0 का वैल्यू क्या होता था?
4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो ये कट जाता था और कितना आता था 2 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। यानी फोर्स 1 मीटर पे लगेगा 2 इंटू 10⁻⁻7। अगर सब कुछ 1 एम्पियर हो, ये 1 एम्पियर हो, ये 1 एम्पियर हो, डिस्टेंस 1 एम्पियर हो, तो 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स होगा 2 इंटू 10⁻�7 मीटर। कुछ किताबों में कहा गया है कि ये एक तरीका है 1 एम्पियर को डिफाइन करने का। तो 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर वो करंट है जो अगर 2 वायर्स में बहे जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो उन दोनों के बीच पर मीटर फोर्स होगा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो 2 वायरों में 1 एम्पियर का करंट वही करंट है जो इतना फोर्स डेवलप करेगा पर मीटर, प्रोवाइडेड उन दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस हो 1 मीटर। तो इस तरह से 1 एम्पियर भी डिफाइन किया जाता है। इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, आप जस्ट इसको थोड़ा सा रट लेंगे। अब हम आगे बढ़े और देखें कि भाई करंट एलिमेंट जो होता है, हमने तो यही पढ़ा था कि फोर्स ऑन करंट एलिमेंट, छोटा सा करंट एलिमेंट होगा फोर्स इज इक्वल टू आइडियल क्रॉस बी। फोर्स ऑन चार्ज था Q क्रॉस E। आप देखते जाइए कितना सिमिलरिटी है। तो मान लीजिए कि अगर करंट टेढ़ी है, मान लीजिए कि जो करंट कैरिंग वायर है ये टेढ़ी करंट कैरिंग वायर, कर्व्ड है, और मान लीजिए कि हमने इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ले लिया B, कोई भी डायरेक्शन। तो देखिए कि जो डीएल है छोटे छोटे, ये डीएल जो है आपका, इस डीएल के 2 कंपोनेंट हैं। इस डीएल के 2 कंपोनेंट हैं, एक बी की ओर होगा, एक बी के परपेंडिकुलर होगा। तो आप उसको कह सकते हैं डीएल पैरेलल या डीएल परपेंडिकुलर, जो मन में आवे कह सकते हैं। परंतु इन दोनों डीएल्स का जो टोटल सम होगा वो जाहिर है कि यही वेक्टर होगा। ये भी आप पूरी तरह से समझ रहे हैं। इस डीएल और इस डीएल का ये टुकड़ा है, आप टुकड़ा अगर ना भी करें तो ये जो टोटल डीएल का इंटीग्रेशन है, निश्चित रूप से यहां से यहां तक जो वेक्टर गया हुआ है ये वही आपका आंसर है। इसलिए याद रखें कि अगर वायर कर्व्ड होगा, टोटल एंड टू एंड लेंथ यही है। अगर कोई कर्व्ड वायर है तो उसके दोनों एंड को अगर सीधे एक लाइन से जोड़ दें तो वो जो लाइन की लेंथ होगी, लाइन के लेंथ का जो वेक्टर होगा वो डीएल का इंटीग्रेशन होगा। इसी बात को यूज कर लेंगे कि अगर किसी कर्व्ड वायर पे आपको फोर्स पूछा जा रहा है तो आप उसके एंड्स को मिला देंगे और ये मान लीजिएगा कि वही स्ट्रेट करंट है, उसी पे काम चल जाएगा, उसी पे आप फोर्स निकाल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का एक करंट कैरिंग वायर है जो यहां पे खत्म हो गया। अब मैं एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रहा हूं, कह रहा हूं कि इस पे फोर्स बताइए। तो ध्यान दीजिए, फोर्स का फॉर्मूला होगा, ये देखिए, जब हमने आई तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, यहां से यहां का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो यही लेंथ बनेगा, लेंथ एल वेक्टर। लेकिन ये तो इसके पैरेलल है, तो आई एल बी साइन 0 डिग्री, इसलिए फोर्स 0 आएगा। ये अगर वायर यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो गया है तो इस पे टोटल फोर्स लगने वाला बी का वैल्यू, फोर्स जो लगेगा वो 0 होगा। और मान लीजिए कि यहां पे नहीं बल्कि यहां पे खत्म हो गया। मान लीजिए सवाल थोड़ा सा मैंने बदल दिया, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है ऐसा है, ये 90 डिग्री का मान लीजिए मैंने बना दिया। ये अगर इस तरह का सिचुएशन है, आर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, तो इस वायर पे इसका फोर्स पूछने जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आप यहां से इसको ऐड कर दीजिए। अब देखिए कितना लेंथ हुआ, तो ये जो हुआ आर आर, निश्चित रूप से ये r√2 हुआ और ये 45 डिग्री हुआ। तो आप फॉर्मूला सीधे लिख सकते हैं, आई एल के बदले आप लिखेंगे r√2, फिर लिखेंगे b और फिर लिखेंगे साइन 45, क्योंकि आई एल बी साइन 45, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर वायर टेढ़ा मेढ़ा, अच्छा इसमें बीच में अगर ऐसे ऐसे कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आपको सिर्फ एंड टू एंड देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वायर कर्व्ड आता है तो हम एंड्स लेंगे और एंड्स को जोड़ देंगे और उसी में हम करंट फैलता हुआ, करंट जाता हुआ मान लेंगे, आपका सवाल बन जाएगा, प्रोवाइडेड आप एंगल ठीक से काम करें। नाउ यहां पर तो एक बहुत बड़ी बात समझ में आ रही है हमें कि अगर कोई वायर, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वायर क्लोज्ड लूप बनाया है तो
क्लोज्ड वायर लूप है या क्लोज्ड करंट लूप है, तब क्या होगा? तो इस वायर को देखिए, ये एक करंट लूप है। इस लूप में यहां से शुरू होके वहीं खत्म हो गया। मैंने कहा था कि करंट के दोनों एंड्स को जोड़िएगा, लेकिन यहां तो दोनों एंड्स एक ही जगह पे आ गए हैं। इसका मतलब है कि इसके लिए डीएल का वैल्यू 0 होगा, यानी कि टोटल करंट एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा। एक करंट लूप के लिए इस बात पर गौर कीजिएगा, करंट लूप में टोटल करंट एलिमेंट का वैल्यू 0 होता है। तो इसका साफ मतलब है कि अगर ये टोटल 0 होगा तो फोर्स ऑन दिस लूप बाय ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। क्यों? करंट टोटल एलिमेंट ही 0 है, और आपको मैंने कहा था कि ये जो दोनों एंड्स होंगे उनके बीच के डिस्टेंस पर निकालिएगा। ये तो खत्म हो गया, तो चूंकि आइडियल पूरा ही 0 हो गया है, इसलिए फोर्स टोटल 0 हो जाएगा। आपने क्या सीखा कि एक करंट लूप को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स 0 हो जाता है। तो आप कहेंगे कि यहां याद रखना इसको मुश्किल हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चार्ज में क्या हुआ था। जब आप चार्ज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको समझाया था कि एक चार्ज, ध्यान दीजिए, एक चार्ज Q को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो फोर्स हो जाता है भैया QE। लेकिन अगर एक चार्ज को दूसरे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज को जब हम एक साथ रखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल कहते हैं। तो डाइपोल में चूंकि टोटल चार्ज 0 है, इसलिए इस पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 था ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको याद है ना कि किसी डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल फोर्स 0 होता है। वही तो मैं यहां पे बता रहा हूं कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट आइडियल है, उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो फोर्स बनेगा आइडियल क्रॉस बी। लेकिन अगर ये टोटल आइडियल 0 हो जाए तो उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स 0 होगा, क्योंकि टोटल करंट एलिमेंट 0 हो चुकी है, या टोटल चार्ज 0 हुआ, या टोटल करंट एलिमेंट 0 हो चुका है, इसलिए यहां पे फोर्स होगा 0। और याद रखें कि इसको हम डाइपोल कहते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल आपको मैंने बताया था कि एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो अगर करंट कैरिंग लूप डाइपोल है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसका फोर्स 0 आना ही आना है, क्योंकि यहां भी पहले आ चुका था। तो एक करंट कैरिंग लूप एक डाइपोल होता है, और इसीलिए यूनिफॉर्म फील्ड में रखे जाने पे उसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स 0 होता है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, परंतु ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। फील्ड यूनिफॉर्म रखिएगा और करंट लूप कंप्लीट होनी चाहिए। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने ये सवाल चुना बनाने के लिए, ये करंट I है, और जैसे ही ये करंट I जाती है ये 2 हिस्सों में बट जाती है, सर्कुलर बन के इधर करंट बन के निकल जाती है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B है, तो आप इस लूप पर फोर्स बताएं, फोर्स बताएं। तो ध्यान दीजिए, हड़बड़ी करने वाला स्टूडेंट फटाक से कहेगा कि ये तो गोल करंट हो गई, तो लूप बन गया, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, 0। नहीं, करंट लूप नहीं बनी है। ध्यान दीजिए, करंट लूप का मतलब होता है लूप, करंट का लूप। यहां करंट का लूप कहां बना है? ये यहां से यहां करंट गई है, अब फिर लूप इधर होता तब ना। लूप तो ऐसे है और ऐसे है, तो लूप तो नहीं बना। इसलिए याद रखिए कि ये 0 चार्ज वाला कंडीशन नहीं है, और ये टोटल करंट एलिमेंट 0 नहीं हुआ। यहां से यहां का करंट एलिमेंट है, यहां से यहां का करंट एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा, I इंटू ये DL टोटल जोड़िएगा तो कितना आएगा? यहां से यहां तक ये आ जाएगा 2R। ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक अगर जोड़ें तो करंट का एलिमेंट टोटल आएगा I इंटू 2R, I इंटू 2R। और इसी में B से गुना करना है, साइन 90 करना है क्योंकि 90 डिग्री है, और प्लस इस वाले का भी तो वही हाल है, इस वाले का भी तो करंट एलिमेंट इतना होगा, यानी I इंटू 2RB, यानी ये तो हो गया 4IRB टोटल फोर्स हुआ। क्यों यहां पे फोर्स 0 नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि करंट लूप कंप्लीट नहीं थी। करंट लूप बननी जरूरी है, करंट तो 2 हिस्सों में बट रहा है, तो यहां लूप तो नहीं है, इसलिए इस मामले में डाइपोल मोमेंट यहां पे नहीं बन रहा।
डाइपोल नहीं है ये दो अलग अलग लूप्स हैं, दो अलग अलग वायर से आप उनके बीच का फोर्स निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सावधानी रखिएगा। इसी के बजाय अगर हम सिर्फ ये कह देते कि भाई इस तरह की कोई करंट लूप है और इस करंट लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो आप इसके ऊपर फोर्स बताइए, तो आंख बंद करके आप फोर्स बराबर 0 करते। लेकिन करंट लूप कंप्लीट होना चाहिए था, किसी भी ओरिएंटेशन में कुछ भी हो, टोटल फोर्स 0 होगा। अब ध्यान दें, हम लोग जब हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पाया था कि किसी भी सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टोटल फोर्स 0 आएगी, परंतु टॉर्क 0 नहीं आ रहा था। उसी प्रकार से हमने ये सीखा कि एक करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है, और इसीलिए एक करंट लूप जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी परिस्थिति में, तो उस पर टोटल फोर्स 0 आना है। लेकिन टॉर्क तो आ सकता है, क्योंकि ये तो साइज होता है इसके अंदर में। इसका मतलब है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि करंट लूप को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका टॉर्क कितना बनेगा। तो ध्यान दीजिए, टॉर्क ऑन ए करंट लूप, क्योंकि भाई जब फोर्स नहीं है तो टॉर्क तो हो सकता है। और आप जान लीजिए कि जब आपने 11वीं क्लास को पढ़ा था, तो 11वीं क्लास के कंसेप्ट में आपको ये बताया गया था कि अगर किसी चीज में साइज हो, फिनाइट साइज हो, तो आप फोर्स और टॉर्क दोनों के बारे में कंसीडर करें। तो आज हम लोग फोर्स समझ चुके हैं कि फोर्स नहीं काम करेगा, एक करंट लूप के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन टॉर्क लग सकता है। आइए चेक करते हैं जरा सा। देखिए, ये एक करंट लूप हमने बनाया है, करंट आई है, ध्यान दीजिएगा, ये LB है, और हमने इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जरा आप टॉर्क बताइए। तो पहली बात, पहले फोर्स तो देख लें हम लोग। इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते, इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते इस वायर पे फोर्स होगा बाहर की ओर, ILB। यहां पे होगा बाहर की ओर IBB, यहां पे बाहर की ओर ILB, यहां पे बाहर की ओर IBB। टोटल कितना हुआ? तो टोटल फोर्स तो 0 होना ही था, टोटल टॉर्क भी 0 है, क्योंकि ये सारा सेम प्लेन में, फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0। कैसे भाई? अब ध्यान दीजिएगा किस कंडीशन में ये है। इस लूप का एरिया वेक्टर बताइए किधर है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर बताइए, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि डाइपोल का डायरेक्शन बेहद जरूरी है। आपको मैंने पहले बताया है कि एक करंट लूप का डाइपोल मोमेंट ऐसे अंगूठे से पता चलता है। तो इस करंट लूप का डाइपोल मोमेंट अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर है। इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो फोर्स 0 है। ध्यान दीजिएगा, टॉर्क भी 0 है। मान लीजिए कि इसी को हम लोग, इसी सिस्टम को, करंट I, ये L है, ये B है, ये L है, ये B है, इसी सिस्टम को अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो अब फिर से एक बार निकालते हैं। देखिए, इस मैग्नेटिक फील्ड का इस करंट के ऊपर, इस मैग्नेटिक फील्ड का इस करंट के ऊपर फोर्स होगा BI, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर, अप की ओर, बाहर, इस पे फोर्स अंदर, इस पे फोर्स 0, इस पे फोर्स 0। आप देख लीजिए, फोर्स फिर से 0 है, ये तो दोनों 0 ही हो गए, और ये वाला फोर्स बाहर और ये वाला फोर्स अंदर गया है, तो फोर्स टोटल तो 0 हो गया, परंतु टॉर्क 0 नहीं हुआ। टॉर्क होगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर इस एक्सिस के क्रॉस हम देखें, तो यहां से एक बाहर की ओर फोर्स आ रहा है और यहां पे अंदर की ओर जा रहा है, तो ये घूमेगा, तो घूमने वाला सिचुएशन है, तो हम लोग यहां पे टॉर्क देख सकते हैं, यानी टॉर्क है, फोर्स नहीं। तो आपने यहां पे देखा कि यहां पे जो टॉर्क आया है, ये तो काफी अच्छा आया है, टॉर्क करीब करीब मैक्सिमम आया है, बिकॉज ये मैक्सिमम डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच में। इस वाले फोर्स जो ऐसे है और ये जो अंदर फोर्स गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूरा पूरा B है,
ये मैक्सिमम है, इसलिए टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम आया है। और ठीक से देखिए एंगल कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड B और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यानी कि हमने ये पाया कि 90 डिग्री जब होता है B और M का बीच का एंगल तो टॉर्क मैक्सिमम है। B और M के बीच का एंगल जब 0 डिग्री होता है तो टॉर्क 0 है। आप कॉमन सेंस लगा लीजिएगा, जब फ्लक्स आएगा ना तो टॉर्क 0 रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जब मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन आती है किसी लूप में तो उसका यहां पे टॉर्क नहीं आएगा, और जब 0 फ्लक्स की कंडीशन आती है, इसमें तो 0 फ्लक्स है, तो उस हालत में मैक्सिमम टॉर्क आता है। तो मैक्सिमम फ्लक्स 0 टॉर्क, मिनिमम फ्लक्स मैक्सिमम टॉर्क। तो अब ये देखने की हम लोगों को जरूरत है कि करंट लूप को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो फोर्स इज ऑलवेज 0 बट टॉर्क इज देयर, एंड द टॉर्क, मैं इसको लिख देता हूं, टॉर्क इज देयर बट इट्स वैल्यू एट थीटा इक्वल टू 0 इज 0 एंड at theta equal to 90 degree is maximum. So what is the torque at angle theta? किसी पर्टिकुलर एंगल पे कितना टॉर्क लिख दें। इसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल था उसके ऊपर टॉर्क का फॉर्मूला था PE sin थीटा। यहां पे क्या आएगा, आइए अब हम लोग इसको एक्सप्रेशन को खींचते हैं। मान लीजिए कि हम लोग इस करंट लूप के बारे में बात करेंगे। देख लीजिए, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। करंट I, ये A है, B है, C है, D है, ये लूप है, और ये जो लूप है ऐसे है रखा हुआ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इसको बनाने का, इसलिए इस तरह का लूप मैंने लिया है। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं इस एक्सिस के क्रॉस चाहता हूं कि हम लोग इसका टॉर्क निकालें, क्योंकि टॉर्क निकालते समय एक्सिस देनी पड़ती है। इस लेंथ को L कह देंगे, इस लेंथ को B कह देंगे। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो अगर एरिया ऐसा है तो मान लीजिए इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं B, एरिया का डायरेक्शन, या आप इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और जो मैग्नेटिक फील्ड हमने रखा है वो इस डायरेक्शन में, मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल थीटा सीधा। तो ये जो करंट लूप है थोड़ी सी टेढ़ी है बट मैग्नेटिक फील्ड एकदम सीधा वो एक्स डायरेक्शन में। तो चलिए हम लोग इस पे टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं। समझ में आएगा कि अच्छा टोटल फोर्स तो नहीं निकलवाएंगे आप मेरे से, वो तो 0 हो जाएगा। इस पिक्चर को अगर आपको समझना है तो हम लोग इसको ऊपर से देख लेंगे तो ज्यादा सुविधा होगी हम लोगों को। ठीक से देखिए, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो AB ऐसे दिखेगा, AB ऐसे दिखेगा, और B से C करंट अंदर की ओर जाएगी, अंदर की ओर। फिर C से D करंट इधर आएगी, और फिर D से A करंट ऊपर होगी। तो मैंने इसको डायरेक्शन को बना दिया, देखिए ठीक से समझ लीजिए इसको। A से B करंट गई है, फिर B से C करंट अंदर की ओर गई है, फिर C से D करंट आई है, फिर D से A करंट ऊपर की ओर आई है। ऊपर से हम लोग देख रहे हैं तो ये पिक्चर घट के ऐसा बन गया। और ये जो है ये B है, इसका साइज जो लेंथ है B है, क्योंकि L तो अंदर भीतर की ओर घुस गया, उसमें तो बात ही नहीं हो रही अब। और जो इसका ये देखिए ये एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? अब आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं मैं। ये AB है, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, तो जब ऊपर से देखेंगे तो सीधा सीधा AB दिखेगा। तो ये AB दिख रहा है, करंट के साथ डायरेक्शन में दिखा रहा हूं। BC जब देखेंगे आप ऊपर से यहां से देखेंगे तो करंट आपको अंदर जाती हुई नजर आएगी, तो मैंने करंट को अंदर जाती दिखाया है। फिर C से D के लिए करंट ऐसे आई है, फिर D से A आपको करंट जो है ऊपर आती नजर आएगी। यहां मैंने गलत दे दिया था, D से A की ओर करंट ऊपर आती नजर आई है, मैंने बना दिया है। यहां पे याद रखिए ये लेंथ B है और अंदर की ओर लेंथ L है, ये लेंथ L है। अब आइए, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने B बताया है, जो कि आपको बोला था मैंने, सीधा उधर की ओर है, और एरिया A। थीटा ये है। अगर ये थीटा है, B और A के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहली बात, इस पे तो टॉर्क निकाल के कोई फायदा नहीं आपको।
इस पे टॉर्क निकाल कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पार्ट जो है घूमने के लिए आजाद नहीं है। आपको इस एक्सिस के क्रॉस टॉर्क निकालना है, तो यहां पे कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे भी यहां के टोटल फोर्स कैंसिल होने वाले। ये जो फोर्स काम करेगा ठीक ऊपर और इस पे जो फोर्स काम करेगा ठीक नीचे, वो दोनों इस एक्सिस से क्रॉस करेंगे और इसलिए इन दोनों जो वायर्स जो दिख रही हैं, इन पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा। असली टॉर्क इस अंदर वाली वायर पे लगना है, जो कि मैंने दिखाई ही नहीं है। तो आइए बात करते हैं कि इस फील्ड का इस अंदर जाती हुई वायर पे कितना फोर्स है। सोचिए, अंदर जाती हुई वायर मतलब करंट इनसाइड, और फील्ड है आगे। करंट इनसाइड, फील्ड है आगे, तो फोर्स हो गया नीचे। तो याद रखिएगा कि यहां पे फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, कितने के बराबर? तो ILB, परपेंडिकुलर है वो। फील्ड लेंथ परपेंडिकुलर है, इसलिए सीधे ILB लिखा मैंने। और जाहिर है कि यहां जो बाहर की ओर निकलती करंट है, इस पे फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, कितने के बराबर? ILB। इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क निकालना है हमें, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक से देखिए, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है, तो जाहिर है कि ये थीटा होगा, इसलिए ये लेंथ होगा b sin थीटा, और इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला होगा ILB इंटू स्मॉल b sin थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, टॉर्क बराबर हुआ I, ये जो LB है इसको हम एरिया लिख सकते हैं, और b sin थीटा, इसलिए आप लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू IA क्रॉस b। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको जो यूज किया है, ये फॉर्मूला आया IA यानी डाइपोल मोमेंट m क्रॉस b। हम कह सकते हैं कि टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन ए करंट लूप इज m क्रॉस b। शुरू में जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो इसमें उनको डायरेक्शन ही ज्यादा क्लियर नहीं होते, इसलिए मैंने इस पिक्चर को इस तरह से रूपांतरित किया है, पिक्चर को बदल दिया है, और तब ये समझाने की कोशिश की है कि यहाँ आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, जो कि एकदम नॉर्मल है, मुझे भी समझ नहीं आई थी पहली बार, तो आप इस वीडियो को एक बार और देखें, तो आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये एक लाइन का डेरिवेशन है, सिर्फ डायग्राम देना होता है। तो टॉर्क ऑन ए करंट लूप इज m क्रॉस b। ठीक से देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल में टॉर्क का फॉर्मूला था P क्रॉस E, और यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला है m क्रॉस b। यानी अब देखिए कि किस तरह से चीजें जो हैं एक साथ चलती हैं, खाली फॉर्मूले में अंतर है। P का फॉर्मूला QD था और इसका फॉर्मूला IA। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि टॉर्क ऑन ए करंट लूप किस तरह से निकाला जाना चाहिए। एक डेरिवेशन है, याद रखिएगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है IA क्रॉस b। एक सवाल बना लेते हैं। क्वेश्चन है, ए करंट लूप ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर इज इन XY प्लेन। करंट लूप है 2 मीटर स्क्वायर का है, XY प्लेन में है, मैंने बता दिया। फाइंड टॉर्क ऑन इट इफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 2I प्लस 4J टेस्ला। ये क्या बात हुई? आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए, टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b। चूंकि IJ में है तो हमें भी वेक्टर ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। m का वैल्यू सीधा सीधा है, करंट ले लेते हैं, हैविंग करंट 3 एम्पियर। बताइए तो जरा, करंट कितनी है? 3 एम्पियर। एरिया कितना है? 6 है, तो हम 6 ले लेते हैं। 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या लेंगे? डाइपोल मोमेंट तो भाई वो तो वेक्टर है। तो देखिए XY प्लेन में है ये। अगर कोई लूप XY प्लेन में है तो उस पे परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? K वेक्टर होता है, इसलिए 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर K वेक्टर। अगर कोई चीज XY प्लेन में है, X और Y प्लेन में है मान लीजिए, तो ये सीधा सीधा जो Z एक्सिस है उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर K डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट, और उसको क्रॉस कीजिए 2I
प्लस 4J के साथ। आप जानते हैं ये दोनों के साथ में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो 6K है और 2I है, तो 12K और I को लिखेंगे -J। देख लीजिए IJK, तो K और I होता है, K और I, हाँ ठीक है, K और I J होता है। तो 6 2 12J प्लस 6 4 24, KJ का होगा -I, यानी कि होगा -12I प्लस -24 प्लस, हाँ ठीक है, -24I प्लस 12J न्यूटन मीटर आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर वो आपसे वेक्टर ट्रीटमेंट लेंगे तो आप भी वेक्टर ट्रीटमेंट लेंगे। बी का डायरेक्शन क्लियर था और हमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्लियर नहीं था, तो हमने उसमें बैठा दिया परपेंडिकुलर वाला, XY प्लेन है इसलिए हमने उसको Z एक्सिस की ओर मान लिया। तो इस तरह से सवाल बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि चूंकि हम लोगों ने देखा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है और पूरा मैग्नेटिक फील्ड इनफैक्ट वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा जा रहा है, जो इस डाइपोल का बिहेवियर ऑलमोस्ट वही है जो उस वाले डाइपोल का बिहेवियर था। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, परंतु अगले क्लास के अंदर में लेंगे। उस न्यूमेरिकल के अंदर में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का भी टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश यहां पर करेंगे। तो एक सवाल और ले लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। यहां पर एक मैंने रखा हुआ है एक टेबल, ये टेबल है, ध्यान दीजिए। इस टेबल पे मैंने ये एक वायर रखा है, उसका लूप है ये है L, ये है L B और करंट ऐसे बह रही है। ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड रख रहा हूं ऐसे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ध्यान दीजिए, फ्लक्स नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का, फ्लक्स नहीं है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं है, फ्लक्स ऐसे है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो फ्लक्स नहीं है। तो आप कॉमन सेंस से समझ जाइए कि जब फ्लक्स नहीं जा रहा दैट मीन्स टॉर्क मैक्सिमम होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क होगा ही होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि B कितना होना चाहिए सो दैट दिस लूप फ्लिप्स ऑन वन साइड, एक साइड पे ये फ्लिप हो जाए। इसका मास m ले लीजिए, बनाइए। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले फोर्स तो देख लें हम लोग। ये हॉरिजॉन्टल मान के चलिएगा, ऐसे रखा हुआ। अब इसको देखिए, यहां पे जो L और B है, यहां पे करंट ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये फोर्स ऊपर की ओर है, ये करंट फोर्स ऊपर की ओर है। तो जाहिर है कि यहां पे फोर्स होगा ऊपर की ओर, आपकी ओर, मतलब वर्टिकल की ओर ऊपर, और ये वाला फोर्स जाएगा नीचे। अब यहां पे देखिए, इस वाले पे क्या है, इस पे तो कोई फोर्स ही काम नहीं करेगा। इस पे क्या है भाई, तो इस पे कोई फोर्स ही काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां तो डायरेक्शन सेम किया आपने। जब आप मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे तो किसी ना किसी साइड के पैरेलल तो हो ही जा रहा है वो, तो जिस साइड के पैरेलल हो रहा है उस पर तो कुछ ना फोर्स ना टॉर्क, तो इस पे आएगा और इस पे आएगा, यही दो पे आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट ऊपर उठेगा और ये वाला पार्ट नीचे जाएगा। इसको जरा साइड से देखिए, देखने की कोशिश कीजिए। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे आएगा। तो अगर नीचे आएगा तो ये तो अब नीचे गया, तो नीचे रखा हुआ है, पटरी है, जमीन पे लकड़ी रखी हुई है, तो उस पर तो जा नहीं सकता। तो जाहिर है जब इस चीज को जमीन पे दबा के इस चीज को आप उठाएंगे तो तब तो ये ट्रिप कर ही जाएगा, उल्टेगा ही। तो ये इधर से ऊपर आने की कोशिश करेगा और ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो अंदर जा नहीं सकता, तो क्या होगा, ये पार्ट ऊपर उठ जाएगा। इसी को मैं यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं दूसरे डायग्राम की मदद से। तो ये पार्ट ऊपर उठेगा और ये पार्ट नहीं जाएगा। तो क्या होगा कि यहां पर जो फोर्स है वो है I, ये लेंथ है L और B, और यहां पे इस फोर्स के लगने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि इसी एक्सिस के अक्रॉस हम लोग को टॉर्क लेना पड़ेगा, क्योंकि यही एक्सिस रुकी हुई है। इसलिए यहां पे इस फोर्स का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स चलेगा, ILB।
और यहां पे जो डिस्टेंस है यहां से, उस डिस्टेंस को अगर आप देखें तो वो b के बराबर है। तो ये आपका टॉर्क हो गया किधर की ओर, उसको ऊपर उठाने वाला टॉर्क। इसको नीचे ले जाने वाला टॉर्क कितना है, तो mg इंटू ये लेंथ b/2 है। यानी समझ लीजिए कि फोर्स का ऊपर उठाने वाला टॉर्क है ILB यानी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ इंटू इक्वल टू इसको नीचे ले जाने वाला टॉर्क होगा mg इंटू b/2, क्योंकि वेट का टॉर्क आधा डिस्टेंस लेंगे, उस ठीक सेंटर से लगता है, तो आप यहां से b का वैल्यू निकाल सकते हैं, b निकाल लीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि थोड़ा सा जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है, हल्का इंट्यूशन इसमें चाहिए होता है, क्योंकि एक्चुअली इस तरह के डायरेक्शंस लेता है कि उसको बोर्ड पे बनाना बहुत मुश्किल होता है, इमेजिन थोड़ा सा करना पड़ता है। तो अगर आप अपने किताब में, अपने कॉपी के ऊपर में अपने से डायग्राम बना के इस चीज को फिर से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि छोटे मोटे सवाल अगर आते हैं तो इसको आराम से बनाया जा सकता है। अगले क्लास के अंदर में हम लोग इस ये जो टॉर्क्स आ रहे हैं उन टॉर्क्स के एप्लीकेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो एप्लीकेशंस हो जाएंगे। इसी के साथ हम लोग का जो ये पार्ट है ये ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। इसके बाद एक क्लास और लूंगा न्यूमेरिकल बेस्ड, तो मुझे लगता है कि 2 वीडियोस और बनेंगे, ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक हम लोग अगला वीडियो नहीं लाते, अगला क्लास नहीं करते, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहें। और ध्यान दीजिए, मुझे ठीक से पता है कि चीजें जो हैं एक बार में पूरी क्लियर नहीं है, एकदम क्लियर कह रहा हूं। आपको ये वीडियो फिर से देखना चाहिए। अगर आप फिर से देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमेशा सबके साथ यही होता है, इसलिए एक बार और रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।